नमस्ते। आज के डिजिटल युग में देश विदेश की ताज़ा खबरें हर पल आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच जाती हैं। रीवा और विंध्य क्षेत्र में भी कई क्षेत्रीय और प्रादेशिक न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब चैनल सक्रिय हैं, जो हर क्षण आपको नई नई अपडेट्स दे रहे हैं। टीवी और रेडियो भी हैं, लेकिन कुछ दशक पहले तक समाचारों का एकमात्र साधन केवल अखबार और पत्र पत्रिकाएं ही हुआ करती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि रीवा और विंध्य क्षेत्र में पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई होगी? यहाँ का पहला अखबार कौन सा था और उस दौर में कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं यहाँ से निकला करती थीं और उसके संपादक कौन हुआ करते थे? आइए इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानते हैं, विंध्य क्षेत्र की पत्रकारिता के इतिहास के बारे में। वर्ष 1887 जब भारत में अंग्रेज पूरी तरह स्थापित हो चुके थे और देश में कहीं कहीं ही मात्र गिनती की पत्र पत्रिकाएं निकला करती थीं, उसी समय राज्य की राजधानी रीवा से भारत भ्राता नाम का एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकलता था। इस समाचार पत्र को निकालने का श्रेय राज्य के सेनापति, प्रमुख इलाकेदार और हिंदी साहित्य प्रेमी तथा विकासवादी परंपरा के वाहक लाल बलदेव सिंह को जाता है। इसका प्रकाशन उनके ही संपादकत्व में प्रारंभ हुआ था, लेकिन तब इस पत्र का संचालन आसान नहीं था और लाल बलदेव सिंह को इसे निकालने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ये कठिन कार्य किया। दरअसल उस समय रीवा राज्य में आवागमन के साधन सीमित हुआ करते थे, इसीलिए बाहर से कोई भी समाचार पत्र यहां नहीं आ पाता था और कोई स्थानीय स्तर का समाचार पत्र यहां से निकलता ही नहीं था, जिससे राज्य में साहित्यिक चर्चा में एक ठहराव सा हो गया था और यहाँ का जनसाधारण भारतीयता से पूर्णतः परिचित नहीं था। लोगों को देश के नए विचारों और खबरों की जानकारी कम मिलती थी, जिससे देश के समसामयिक सांस्कृतिक माहौल से यहाँ के लोगों की एक स्वाभाविक सी दूरी हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में लाल बलदेव सिंह ने एक बीड़ा उठाया और तलवार छोड़कर कलम उठा ली। भारत भ्राता ने रीवा राज्य में एक तरह से आंदोलन छेड़ते हुए जन संदेश के माध्यम से रीवा राज्य को जागृत करने का कार्य किया। इसके प्रकाशन और संपादन के द्वारा राज्य को एक नवीन चेतना देने और जीवन को प्रेरित करने का कार्य लाल बलदेव सिंह की देशभक्ति एवं साहित्यिक रुचि का परिचायक है। सांस्कृतिक पर्वों पर इस पत्र के विशेषांक प्रकाशित होते थे, जिनको विशेष रूप से आदर्श की ओर समाज को अग्रसर होने के लिए आकर्षक सामग्री से सजाया जाता था। विंध्याचल की रियासतों के अतिरिक्त भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों में भी पत्र की प्रतियां पहुंचा करती थीं और इसकी खपत लगभग 3000 प्रतियों तक बढ़ गई थी। सहायक संपादक के रूप में आरंभ के कुछ समय तक श्री भवानी सिंह, तत्पश्चात श्री भगवान सिंह भी इससे जुड़े रहे। 15 वर्षों तक लगातार प्रकाशन के बाद 1902 में यह बंद हो गया। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक और धर्मयुग जैसी पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती ने अपनी पत्रिका में लिखा था, शायद ही कोई यकीन करे कि रीवा जैसे छोटे से शहर से इतने वर्ष पूर्व एक तेजस्वी और यशस्वी अखबार का संपादन एक सेनापति ने किया था। इसके पश्चात विंध्य की रम्य स्थली में करीब 8 वर्षों तक पत्र पत्रिकाओं की गति स्थगित रही, परंतु लोग भारत भ्राता द्वारा स्थापित की हुई परंपरा और चेतना को भूले नहीं थे। परिणाम स्वरूप रीवा राज्य के शुभचिंतक एवं प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित मधुर प्रसाद पांडे के संपादन में सन 1910 में शुभचिंतक साप्ताहिक रीवा से प्रकाशित होने लगा। इस प्रकार राज्य में साहित्यिक चर्चा को पुनः एक गति मिली। इसके माध्यम से यहाँ के लोगों को विभिन्न विषयों का ज्ञान मिला, विंध्य के इतिहास और संस्कृति को समझने का अवसर मिला और साथ ही
देश के अलग अलग हिस्सों की गतिविधियों और समाचार से परिचित होने का मौका भी मिला। इस पत्र की प्रसिद्धि शीघ्रता से बढ़ी और इसकी प्रकाशन संख्या 1500 तक रही। वर्ष में दीपावली, जन्माष्टमी इत्यादि के समय एक दो विशेषांकों को साहित्यिक एवं सामाजिक दृष्टि के अतिरिक्त सांस्कृतिक दृष्टि से भी रोचक बनाया जाता था। पांडे जी की निरंतर लगनशीलता के कारण ये सतत 8 वर्षों तक चलता ही रहा, लेकिन 1918 में शुभचिंतक का प्रकाशन बंद हो गया। लेकिन इसका प्रकाशन बंद होने के कई वर्षों बाद तक विंध्य क्षेत्र से कोई भी पत्र पत्रिका नहीं निकल रही थी। इसका सबसे प्रमुख कारण आर्थिक समस्या थी। हालांकि और भी समस्याएं थीं, लेकिन प्रमुख कारण पैसों की तंगी ही रही। तत्कालीन रीवा नरेश महाराज गुलाब सिंह का ध्यान इस तरफ गया। उन्हें यह महसूस हुआ कि राज्य में एक साप्ताहिक पत्र की जरूरत है। वो किसी योग्य व्यक्ति की तलाश करने लगे जो पत्रिका का संपादन कर सके। उसी समय इलाहाबाद से सजनी नाम की एक पत्रिका निकलती थी, जिसके संपादक नरसिंह राम शुक्ल हुआ करते थे। उन्हें जब यह पता चला कि रीवा महाराज किसी योग्य संपादक की तलाश में हैं, तो उन्होंने अपनी रुचि दिखाते हुए महाराज से संपर्क किया। परिणाम स्वरूप महाराज गुलाब सिंह ने पत्रिका के संपादन के लिए 4000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1932 में विजयादशमी के पहले ही लगभग 16 साल बाद प्रकाश नाम के साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन रीवा से प्रारंभ हो गया। शुक्ल जी लगभग 3 वर्षों तक लगातार इस पत्र का संपादन करते रहे, लेकिन उनके कार्य मुक्त होने के बाद वर्ष 1934 से ठाकुर अर्जुन सिंह इसके संपादन का कार्य करने लगे। वो लगातार 1942 तक इसका संपादन करते रहे, लेकिन इसी समय हुए राजा बहोरा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने प्रकाश के माध्यम से अंग्रेजी सरकार की कड़ी निंदा करते हुए आंदोलनकारियों का जमकर समर्थन किया। लेकिन इसके बाद उन्हें अंग्रेजी सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा और स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करने के कारण वो जेल चले गए। सन 1945 तक लगभग 3 वर्षों तक वो जेल में रहे। इस परिस्थिति में इस पत्रिका के संपादन का भार केशव प्रसाद चतुर्वेदी ने उठाया। लेकिन 1945 में महाराज गुलाब सिंह जब रीवा वापस आ गए तो उन्होंने समस्त आंदोलनकारियों को जेल मुक्त कर दिया। इसके बाद ठाकुर अर्जुन सिंह फिर से इस पत्रिका का संपादन करने लगे। लेकिन इसके बाद वर्ष 1947 में देश की आजादी के बाद प्रकाश को मिलने वाली राजकीय सहायता बंद हो गई और इसके संपादन में कुछ कठिनाइयां आने लगी। लेकिन फिर भी ठाकुर अर्जुन सिंह इसे वर्ष 1949 तक सफलतापूर्वक चलाते रहे। रीवा से प्रकाशित होने वाले इस साप्ताहिक पत्र से साहित्य जगत को प्रोत्साहन के साथ साथ राज्य परिवार की विशेषताओं से लोगों को सुपरिचित होने का अवसर भी प्राप्त किया। विजयदशमी के पर्व के अतिरिक्त राजकीय परिवार के जन्मोत्सव और विवाह आदि के अवसरों पर भी वर्ष में 2-3 बार इसके विशेषांक निकला करते थे। वर्ष 1942 में बांधव नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कर्नल बलवंत सिंह के संपादकत्व में प्रारंभ हुआ। साहित्य प्रधान ये पत्रिका रीवा राज्य में एक नवीन चेतना लेकर आई। इस पत्रिका के सहायक संपादक विंध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संस्थापक सदस्यों में एक लाल यादवेंद्र सिंह थे। हालांकि ये पत्रिका महज 2 वर्षों के बाद ही बंद हो गई। 1942 से सतना के रामवन आश्रम से मानस प्रकाशन लिमिटेड की ओर से मानस मणि नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन मानस संघ रामवन के मंत्री शारदा प्रसाद जी के संचालन में प्रारंभ हुआ। सुदर्शन सिंह चक्र और पंडित तरुणेंद्र शेखर तिवारी इसके प्रधान संपादक हुआ करते थे। यह पत्रिका तुलसी साहित्य विशेषकर रामचरितमानस से संबंधित विषयों पर आधारित थी। 14 मार्च 1942 को रीवा से एक साप्ताहिक अखबार भास्कर का प्रकाशन भास्कर कंपनी लिमिटेड द्वारा जागेश्वर प्रसाद पांडे के कुशल संपादन में प्रारंभ हुआ। बाद में राम प्रसाद पांडे और गया प्रसाद पांडे ने भास्कर को प्रगति की ओर बढ़ाया। 1946 में विजयादशमी के अवसर पर पंडित शंभुनाथ शुक्ल के संपादन में भास्कर का अभ्युदय नवीन ज्योति के साथ हुआ। 6 माह बाद ही युवा सोशलिस्ट नेता जगदीश चंद्र जोशी इसके संपादक हुए। तत्पश्चात विंध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लाल यादवेंद्र सिंह ने इसका संपादन किया। बाद में वर्ष 1956 में सरदार शत्रुसूदन सिंह करचुली इसके प्रधान संपादक हुए और श्याम सुंदर पटेल संयुक्त संपादक। 1952 में इसकी वितरण संख्या लगभग 5000 प्रतियां थी। 1950 में बैजनाथ दुबे के नेतृत्व में तथा श्री जगदीश चंद्र जोशी के संपादन में
समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत साप्ताहिक पत्र किसान पंचायत का प्रकाशन रीवा से प्रारंभ हुआ। बाद में 1953 में मुनि प्रसाद शुक्ल के संरक्षण एवं जनार्दन प्रसाद पांडे के संपादन में यह पत्रिका वर्ष 1954 तक प्रकाशित होती रही। वर्ष 1951 में पंडित मन्नू लाल द्विवेदी और महेंद्र कुमार मानव ने छतरपुर से विंध्यांचल नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। कालांतर में विंध्य प्रदेश के गृह मंत्री दशरथ जैन के प्रयासों से इसका प्रकाशन रीवा से प्रारंभ हुआ। 18 फरवरी 1952 को सतना से निर्माण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसके संपादक प्रारंभ में 3 माह तक ललित किशोर टंडन रहे। बाद में जागेश्वर प्रसाद पांडे इसके संपादक बने। 13 जून 1953 तक अपनी निर्माण साधना करते रहे। बाद में जागेश्वर प्रसाद पांडे ने स्वतंत्र रूप से रीवा से गरीब नामक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया और निर्भीकता के साथ इसे 3 दिसंबर 1955 तक वो चलाते रहे। बाद में जागेश्वर प्रसाद पांडे के अथक प्रयासों और जनता के सहयोग से गरीब दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगा। सोशलिस्ट और जनसंघ के साथ ही साथ यहां राम राज्य परिषद की विचारधारा का भी आगमन हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप 15 जून 1952 को रीवा से त्रिवेणी दास के संचालन में नव ज्योति नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके प्रबंध संपादक डॉक्टर फतेह बहादुर सिंह और संपादक डॉक्टर जानकी प्रसाद द्विवेदी थे। दुर्भाग्यवश पत्रिका मात्र 6 माह तक ही चल सकी। जनवरी 1953 में विंध्य प्रदेश सरकार के सूचना एवं प्रचार विभाग द्वारा विंध्य प्रदेश नाम की एक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके संपादक विंध्य प्रदेश के तत्कालीन सूचना एवं प्रचार अधिकारी विद्या निवास मिश्र रहे। अगस्त 1955 से यह पत्रिका मासिक हो गई। जुलाई 1956 में सूचना एवं प्रचार पदाधिकारी अंबा प्रसाद श्रीवास्तव इसके संपादक बन गए। यह पत्रिका राजकीय सार्वजनिक योजनाओं के रूपरेखा स्थापित करने के अतिरिक्त साहित्यकारों को प्रोत्साहित और पुरस्कार देने की कार्य भी किया करती थी। विंध्य में शैक्षणिक गतिविधियों को गति देने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से विंध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने अंबा प्रसाद श्रीवास्तव के संपादन में जनवरी 1952 में विंध्य शिक्षा नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। बाद में विंध्य प्रदेश के उप शिक्षा संचालक प्रोफेसर राम मित्र चतुर्वेदी इसके संपादक बने। इस पत्रिका के माध्यम से शिक्षा विकास संबंधी लेखों और कविताओं को पुरस्कृत भी किया जाता रहा। केवल शिक्षा विभाग ही नहीं, बल्कि विंध्य प्रदेश सरकार ने जनता को ग्राम पंचायत चुनाव एवं कानून सरल भाषा में समझाने के लिए मार्च 1952 से प्रोफेसर महावीर प्रसाद अग्रवाल के संपादन में विंध्य वार्ता नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालनी शुरू की। यह पत्रिका राज्य की ओर से निःशुल्क वितरित की जाती थी और इसका प्रकाशन लगभग 1 वर्ष तक चला। विंध्य प्रदेश की लोक साहित्य, कवियों और लेखकों को प्रोत्साहित करने तथा शोध कार्य इत्यादि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेसर महावीर प्रसाद अग्रवाल और कृष्णचंद्र वर्मा के संपादन में मई 1955 में त्रैमासिक पत्रिका विंध्य भारती का प्रकाशन विंध्य प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन की मुख्य पत्रिका के तौर पर आरंभ हुआ। इस पत्रिका का उद्घाटन राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने छतरपुर में हुए विंध्य साहित्य सम्मेलन के अवसर पर मार्च 1955 में किया था। इसी वर्ष 24 मई 1955 को विंध्य पत्रकार संघ के अध्यक्ष रामधनी मिश्र द्वारा रीवा से उदय नाम के एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह पत्रिका स्वतंत्र और प्रगतिशील मानी जाती थी और तत्कालीन विंध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध मुखर होकर लिखती थी। इसका प्रकाशन जनता के आर्थिक सहयोग से होता था। इसी वर्ष 19 सितंबर 1955 को ब्रह्म कुमार शर्मा के प्रबंध संपादन में दैनिक आलोक का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके सहायक संपादक गणेश प्रसाद साहा हुआ करते थे। रीवा में समाजवादी विचारधारा के प्रचार हेतु समाजवादी दल के साप्ताहिक मुखपत्र धरती का प्रकाशन सुप्रसिद्ध सोशलिस्ट लीडर जगदीश चंद्र जोशी के प्रधान संपादकत्व में यहां से 26 जनवरी 1956 से प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही इसके बतौर प्रकाशक और संपादक रामधनी मिश्र भी इससे जुड़ गए। इस पत्र ने समाजवादी विमर्श के साथ साहित्यिक रुचि भी जगाई। इसके अलावा इसी वर्ष सतना से रामेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा संयम तथा शहडोल से सत्यनारायण व दुर्गा प्रसाद के संपादन में संग्राम का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसी वर्ष सीधी जिले की व्यवहारी ग्राम पंचायत से
सरपंच नामक पत्रिका का संपादन भी प्रारंभ हुआ, जो लगातार 3 वर्षों तक 1959 तक प्रकाशित होती रही। रीवा से साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाएं तो बराबर निकल रही थीं, लेकिन तब तक कोई दैनिक अखबार नहीं निकला करता था, जबकि अन्य प्रांतों और शहरों में दैनिक अखबारों का प्रकाशन पहले से ही प्रारंभ हो चुका था। इस स्थिति में रीवा में एक दैनिक अखबार की आवश्यकता तीव्रता से महसूस की जाने लगी। स्वतंत्र नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका निकालने वाले आदरणीय गुरुदेव गुप्त ने इस कमी को गहराई से अनुभव किया और इसका प्रयास करने लगे। परिणाम स्वरूप विंध्य की राजधानी रीवा से एक सशक्त, स्वतंत्र और नियमित दैनिक समाचार पत्र निकालने का उनका संकल्प मूर्त रूप लेने लगा और उनके इन्हीं प्रयासों से सितंबर 1953 में दैनिक जागरण का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। रीवा और विंध्य के लोग जागरण से प्रभावित हुए, जिसके कारण इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ। दैनिक जागरण ने एक नई परंपरा को स्थापित किया और जन चेतना, राष्ट्रीय भावना तथा सामाजिक चेतना को एक नया आधार प्रदान किया। यह समाचार पत्र विंध्य क्षेत्र के लोगों को प्रतिदिन देश विदेश के ताजे समाचार तो देता ही था, इसके साथ ही ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शन एवं विचार विमर्श के लिए पर्याप्त सामग्री भी उपलब्ध करवाता था। 1953 में सतना से रमाशंकर अग्निहोत्री के संपादन में जनसंघ का साप्ताहिक राष्ट्रदीप 6 माह तक चला। 1955 में श्री गुप्त ने दीपावली अंक निकाला। विंध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक पत्र अभिज्ञान के 1953 से 3 वार्षिक अंक राम मित्र चतुर्वेदी, वासुदेव गोस्वामी व विद्यानिवास मिश्र ने संपादित किए। इस पत्रिका ने विंध्य के साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1954 में शहडोल से समय, रीवा से विंध्य पंचायत और अंग्रेजी साप्ताहिक टाइड भी प्रारंभ हुए। हिंदी पत्र पत्रिकाओं के साथ 19 नवंबर 1954 को प्रदेश की राजधानी रीवा से अंग्रेजी साप्ताहिक टाइड का भी प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसका संपादन सीधी लोकसभा से सांसद रहे आनंद चंद्र जोशी ने किया, जबकि मुरलीधर पांडे के आर्थिक सहयोग और बलदेव प्रसाद अवस्थी के सहयोग से इसका संपादन प्रारंभ हुआ। विंध्य के पत्रकार विंध्य प्रदेश पत्रकार संघ एवं विंध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ नामक संस्थाओं से संबद्ध थे और प्रदेश के गौरव बढ़ाने के लिए सहयोग प्रदान कर अपना विशेष महत्व रखा करते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में यद्यपि हमारा राज्य दूसरे प्रदेशों से कुछ पीछे था, पर विंध्य प्रदेश बनने के बाद 3-4 वर्षों के अंदर ही राज्य में पत्रकारिता का बहुत तेजी से विकास हुआ। विंध्य प्रदेश पत्रकार संघ का प्रथम सम्मेलन अक्टूबर 1955 में रीवा में अमृत बाजार पत्रिका इलाहाबाद के संपादक तुषार कांति घोष की अध्यक्षता में हुआ था, जिसका उद्घाटन विंध्य प्रदेश के तत्कालीन उपराज्यपाल श्री कस्तूरी रंगम संथानम ने किया था। इस सम्मेलन में विंध्य प्रदेश के अतिरिक्त इलाहाबाद, कलकत्ता, कानपुर एवं जबलपुर आदि स्थानों के प्रतिष्ठित पत्रों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन से विंध्य की पत्रकारिता को विकास के लिए बल मिला। विंध्य प्रदेश के समय में रीवा में स्थानीय पत्र पत्रिकाओं के संपादक एवं सहायक संपादकों के अतिरिक्त देश के अन्य बड़े प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधि भी रहा करते थे, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इनमें से कुछ लोगों के नाम हमें रिसर्च और प्रयास के बाद प्राप्त हुए हैं। इलाहाबाद से निकलने वाली अमृत बाजार पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि नारायण प्रसाद चतुर्वेदी थे। बाल मुकुंद भारतीय लीडर एवं भारत जैसे पत्रिकाओं के प्रतिनिधि थे, जो क्रमशः इलाहाबाद और बनारस से निकलती थीं। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया के रीवा में प्रतिनिधि पीतांबर अधर्वी हुआ करते थे। चंद्रकिशोर टंडन बंबई से प्रकाशित होने वाले स्टेट्समैन के प्रतिनिधि थे, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स के रीवा में प्रतिनिधि राजकृष्ण तनखा हुआ करते थे। देश की इन प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधि रीवा जैसे छोटे से शहर में होना यह पुख्ता करता है कि विंध्य और यहाँ की राजनीतिक गतिविधियां तब देश भर में सुर्खियां बना करती थी। हो सकता है शायद कुछ पत्र पत्रिकाओं या पत्रकारों की जानकारी या विशेष परिचय न प्राप्त होने से अथवा भूलवश हमने उनका जिक्र नहीं किया होगा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीवा और विंध्य प्रदेश में पत्रकारिता की नींव लगभग 139 वर्ष पूर्व रखी गई थी और फिर वो तब से लेकर आज तक सतत ही विकास की ओर अग्रसर है। इन्हीं में से एक आपका चैनल शब्द सांची विंध्य भी है, जो विंध्य पर्वत श्रेणियों की रम्यता से परिपूर्ण
सोन, नर्मदा, टोंस इत्यादि सलीलाओं से प्रफुल्लित और वन तथा खनिज संपदा आदि प्राकृतिक वस्तुओं से विभूषित इस विंध्य क्षेत्र के इतिहास, कला, साहित्य, राजनीति एवं सामाजिक गतिविधियों को आप तक पहुंचाने में निरंतर प्रयासरत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें। वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और अपने चैनल शब्दसाची विंध्य को सब्सक्राइब जरूर करें। विंध्य के इतिहास, लोक संस्कृति और ताजा न्यूज अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, यानी शब्दसाची विंध्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।